गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग इन द सेंस दैट मैनी स्टूडेंट्स आल्सो फाइंड इट्स डिफिकल्ट to understand meta analysis. What is forest plot, what is funnel plot, what are the typical tables, what are the typical squares that are shown in meta analysis. So all these doubts will be cleared in this lecture of 10 minutes. सर मैंने पिछली वीडियो बनाई थी सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको कोर डिफरेंस समझाए थे सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के बीच में। तो सर मेटा एनालिसिस होता क्या है? सर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक रिसर्चर स्टडी कर रहा है स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच एसोसिएशन। एक कोहोर्ट स्टडी करी और उस स्टडी को मैंने कह दिया प्रीलिमिनरी स्टडी। सर टाइम बीतता गया, ऐसे ऐसे कई रिसर्चर आए जिन्होंने स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच स्टडी करी। किसी ने पॉपुलेशन चेंज कर ली, किसी ने केवल हाइपरटेंसिव पेशेंट्स ले लिए, किसी ने केवल मेल्स ले लिए, किसी ने केवल फीमेल्स ले ली, किसी ने हरियाणा में स्टडी कर दी, किसी ने केरला में स्टडी कर दी और किसी ने यूएसए में स्टडी कर दी। तो सर ऐसे ऐसे करते करते मेरे पास स्मोकिंग और लंग कैंसर के ऊपर 200 स्टडीज होगी। मैंने इन 200 स्टडीज को क्या कहा? प्राइमरी स्टडी। Follow my sequence, you will never fail to answer what is meta analysis. तो सर एक फिर क्या होता है सर, एक रिसर्चर्स की टीम आती है जो स्मोकिंग और लंग कैंसर में काफी इंटरेस्टेड है। दे समराइज द रिजल्ट स्टैटिस्टिकली। सर एक रिसर्च पेपर तैयार होता है, वो उसमें सर उस 200 स्टडीज को समराइज किया जाता है और उस रिसर्च पेपर को मैं कहता हूँ मेटा एनालिसिस। फॉर द रिजल्ट्स टू बी समराइज स्टैटिस्टिकली, माइंड इट द डाटा, the initial 200 studies should be quantitative. Meta analysis can't be done on qualitative studies. It is statistical measure to assess the final outcome of intervention or association of risk factor. So as I have said, it gives the statistical result. For the result to be given statistically, we require two tools, that is forest plot and funnel plot. Forest plot, funnel plot. So मेटा एनालिसिस को हम प्यार से कहते हैं एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। सर सिंपल सी टर्म है। मेरे पास 200 कोहोर्ट स्टडी हो चुकी थी स्मोकिंग और लंग कैंसर में, वो भी एक टाइप की एनालिसिस है। मैंने उन सभी एनालिसिस को दोबारा एनालाइज किया और एक रिसर्च पेपर में पब्लिश किया जिसको मैंने मेटा एनालिसिस कहा। सो मेटा एनालिसिस इज एनालिसिस और एनालिसिस, आल्सो नोन एज एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। सो सर सवाल उठता है कि सर मेटा एनालिसिस कर क्यों रहे हैं? सर मेटा एनालिसिस इंक्रीजेज द प्रिसीजन ऑफ द स्टडी। कैसे सर? एग्जांपल दो। सर मेरी 200 स्टडीज थी, किसी स्टडी का सैंपल साइज 100 था, किसी का 50 था, किसी का 200 था। मैंने उन 200 स्टडीज को कंबाइन किया और लास्ट में मेरा सैंपल साइज हो गया 50,000। सो बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, precision is also increased because precision is directly proportional to sample size. Increases precision gives magnitude of the effect. सर एक बात अपने दिमाग में घुसा लेना। सर the purpose of meta analysis is not to identify any risk factor but to increase the power of study, to increase sample size, to increase precision. So let's begin with the game of forest plot. As you can see on the screen that there are two axes in the forest plot, x-axis and y-axis. On y-axis the name of authors and the year of publication of individual studies are given. As you can see, the name of author, that is Smith, and year of publication, that is 1991, is given on y-axis. सर ऐसे ही मैंने 5 स्टडीज के नाम लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5. The vertical line that is shown here is the line of null effect. What is the diamond that is shown at the bottom? This diamond is the summary of all the studies above. सर इस डायमंड के मार्जिन्स पे अगर मैं ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, so these dotted lines gives the value of confidence interval, that is 1.9 to 2.4. कॉन्फिडेंस इंटरवल सर होता क्या है? सर ऐसा है सर, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। सर मैंने मान लो एक बगीचा लिया, एक ऑर्चर्ड लिया, उसमें सर
20,000 एप्पल्स हैं। मैंने क्या करना है सर, एक एप्पल का वेट निकालना है एवरेज। ऐसा करूँगा ना कि सर 20,000 में से एक सैंपल ले लूँगा 200 का, और उसमें से एक एवरेज वेट निकाल दूंगा एप्पल का। क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, पूरी पॉपुलेशन मीन सभी एप्पल्स को। तो मैंने 200 एप्पल्स लिए, उसको मैंने क्या कहा सैंपल, और उसका मैं एवरेज वेट निकाल दूंगा। सर मैंने 20,000 में से 200 एप्पल्स ही तो लिए हैं, उसका मैंने एवरेज निकाला, उसका 160 ग्राम आया, तो वो पूरे पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल तो नहीं हो सकता। तो सर फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रेंज डिसाइड करता हूँ कि सर इस वेट से 150 ग्राम से लेके 170 ग्राम तक 95% एप्पल्स का वेट होगा। सर ऐसी बात है सर, 20,000 एप्पल्स थे मेरे ऑर्चर्ड में, बगीचे में। मैंने कहा कि मैं एवरेज वेट निकालूंगा एक एप्पल का। सर 20,000 एप्पल्स को तो लेना बहुत मुश्किल है, मैंने उनमें से 200 एप्पल्स लिए और एक सैंपल मान लिया उसको, और उसका एवरेज वेट निकाला, उसका रिजल्ट आया 160 ग्राम। तो सर कॉमन सेंस की बात है सर, 160 ग्राम है तो सर वह उसको पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई तो नहीं कर सकता, क्योंकि सर मैंने तो सिर्फ 200 एप्पल्स को ही ऑब्जर्व किया है, ऑर्चर्ड में तो 20,000 एप्पल्स हैं। तो सर कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि सर मैं एक रेंज डिसाइड करता हूँ जिसमें 95% एप्पल्स का वेट उस रेंज के अंदर आ जाएगा। सर जैसे वो रेंज है 140 टू 170। सर 140 ग्राम से लेके 170 ग्राम तक 95% एप्पल्स ऐसे होंगे जिनका वेट इस रेंज में लाई करेगा। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये सर किस पे डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस इंटरवल? सर मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, कॉन्फिडेंस इंटरवल डिपेंड्स अपॉन द सैंपल साइज। सर जितना बड़ा सैंपल साइज लोगे उतना कम कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा। सर इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन। सर एक एप्पल का वेट है 50 ग्राम, एक एप्पल का वेट है 250 ग्राम। अगर पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा वेरिएशन होगी तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी ज़्यादा होगा। तो सर आप ये देख सकते हैं सर, ओड्स रेशो 1.3 था पहली स्टडी का, और इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना था 0.5 से लेके 2.6। तो सर माइंड करना, 0.5 से लेके 2.6 के बीच में एक वैल्यू आती है 1। और मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि अगर ओड्स रेशो की वैल्यू हुई 1 तो द रिजल्ट्स आर इनसिग्निफिकेंट। देयर इज नो पॉजिटिव एसोसिएशन, नो नेगेटिव एसोसिएशन, देयर इज नो एसोसिएशन। सर सेकंड स्टडी को देखते हैं, 2.1 कॉन्फिडेंस इंटरवल बिटवीन 1 एंड 3.4। देयर इज नो 1 between two confidence interval means the study is significant। सर ओड्स रेशो क्या है 1 से ज्यादा है, तो स्टडी का रिजल्ट कैसा है पॉजिटिव, देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन। अगली स्टडी देखते हैं 1.8। ठीक है सर, ओड्स रेशो 1.8 1 से ऊपर है, पर जब मैं सर कॉन्फिडेंस इंटरवल देखता हूँ तो सर मुझे पता लगता है कि 0.19 से लेके 3.2 के बीच में तो 1 भी आ रहा है। तो सर अगर वैल्यू अगर 1 होगी, तुमने मुझे एक रेंज उठा के दे दी कॉन्फिडेंस इंटरवल की 95%, वैल्यू अगर 1 होगी तो स्टडी इनसिग्निफिकेंट होगी। अगली स्टडी देखते हैं 2.3, 1.9 से लेके 2.7 तक है कॉन्फिडेंस इंटरवल। सर 2.3 कॉन्फिडेंस इंटरवल में 1 भी नहीं आ रहा, तो स्टडी क्या है सिग्निफिकेंट। एसोसिएशन कैसा आएगा पॉजिटिव, और अगली स्टडी में भी पॉजिटिव एसोसिएशन। तो सर ये 5 स्टडीज हैं। अब मुझे, और मैंने पांचों स्टडीज को कंबाइन करके एक डायमंड बना दिया, उसका ओड्स रेशो आया 2.2 और कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना आया 1.9 से 2.4। तो स्टडी कैसी हुई सिग्निफिकेंट, क्योंकि सर कॉन्फिडेंस इंटरवल में 1 तो आ नहीं रहा, एक लाइन ऑफ नल इफेक्ट है। अगर उसमें मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल लाई कर रहा है तो मेरी स्टडी क्या होगी इनसिग्निफिकेंट। एज यू कैन सी द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ फर्स्ट स्टडी is crossing the line of null effect, so the first study is not significant. Same in case of third study, it is not significant. So मैं आपको समराइज कर रहा था सर, वाई एक्सिस पे कोई भी पूछेगा तो मैं जवाब दे दूंगा कि सर ऑथर्स का नाम लिखता हूँ, पब्लिकेशन ईयर लिखता हूँ। एक्स एक्सिस पे कोई भी पूछेगा मैं कह दूंगा मैं ओड्स रेशो लिखता हूँ और कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखता हूँ। सर उसके बाद एक लाइन ऑफ नल इफेक्ट होती है, अगर उसमें मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल लाई कर गया तो मेरी स्टडी है इनसिग्निफिकेंट, माई स्टडी इज नॉट सिग्निफिकेंट। सर उसके बाद मैं सबसे पहले जवाब दूंगा कि सर मैं ओड्स रेशो देखता हूँ और कॉन्फिडेंस इंटरवल देखता हूँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज में अगर 1 आ गया तो मेरी स्टडी क्या हुई नॉट सिग्निफिकेंट। एंड नाउ एट द एंड द all these 5 studies are combined in the form of a diamond,
and the edges of diamond will represent the confidence interval. We are done with forest plot. Now I will be moving forward towards एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. सो व्हाट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन? सर जितनी भी स्टडीज अब तक डिस्कस की हैं एपिडेमियोलॉजी में, हम उसको एक पिरामिड में अरेंज करते हैं बेस्ड ऑन देयर सुपीरियोरिटी, और उस हम पिरामिड को क्या कहते हैं? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. और सर एज यू कैन सी, सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस टॉप्स द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. सर सबसे पहले मेटा एनालिसिस, फिर सिस्टमैटिक रिव्यू, देन आरसीटी, and then cohort study. The question for you: which type of cohort study is superior, prospective cohort study or retrospective cohort study? Give pressure on your mind, otherwise you will only keep listening to this 10 minutes video and then going to sleep and do nothing. Retrospective or prospective? Sir, retrospective cohort study is always better than prospective cohort study, because retrospective cohort study saves our time. Then comes case control study. Then case series, case report, editorials, animal research and in vitro research. So what is funnel plot? As we can see that it is a scatter plot which is drawn between study precision and study result. सर ये जितनी भी डॉट्स आपको दिख रही हैं ये डिफरेंट स्टडीज़ हैं. मुझे पता लग रहा है कि आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा है. मैं आपको 2 एग्जांपल लेके समझाता हूँ. जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, दिस प्लॉट इज ड्रॉन बिटवीन स्टडी रिजल्ट एंड स्टडी प्रिसीजन, एंड ईच डॉट रिप्रेजेंट्स द इंडिविजुअल स्टडीज़. सर सबसे पहले मैंने फनल प्लॉट में ये देखना है कि सर ये जो डॉट्स हैं ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड होनी चाहिए. फनल प्लॉट क्यों कह रहे हो सर? एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज अ फनल इन विच वेरियस स्टडीज आर प्लेस्ड. सबसे पहले मैंने क्या ऑब्जर्व करना है कि ये जो वेरियस डॉट्स हैं ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड होनी चाहिए. सर आगे बढ़ते हैं. ये नॉर्मल तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि एबनॉर्मल फनल प्लॉट कैसा नजर आता है. दीज आर द स्टडीज विच आर फेवरिंग द कंट्रोल एंड दीज आर द स्टडीज विच आर फेवरिंग द इंटरवेंशन. तो सर मैं ये देख रहा हूँ कि सर ये जो पूरा एरिया है ये पूरा एरिया खाली है. स्मोकिंग और लंग कैंसर में मेरे पास 200 स्टडीज थी. मैं उसके ऊपर मेटा एनालिसिस कर रहा था. क्या पता सर 250 स्टडीज़ हों और मैंने जानबूझकर वही 200 स्टडीज़ पब्लिश करी जो आउटकम को फेवर कर रहे थे, और 50 स्टडीज़ जो मेरे आउटकम को फेवर नहीं कर रही थी मैंने उनको एलिमिनेट कर दिया. और फिर जब मैंने अपना फनल प्लॉट बनाया तो सर ये एरिया मुझे खाली मिला, क्योंकि ये एरिया तो मैं खा गया था. ये मेरा पब्लिकेशन बायस था. एज यू कैन सी another funnel plot which is without publication bias. I can easily see that there is proper funnel shape is formed and the dots are scattered equally. There is no gap on either side. Limitations of meta analysis. सर एविडेंस बेस्ड पिरामिड के टॉप पर तो है, पर लिमिटेशंस तो कुछ ना कुछ होंगी. फर्स्ट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट. सर आपने कहावत सुनी होगी, जो सुनोगे जो देखोगे वैसा बनोगे. सर अगर आप सिर्फ बकवास सुन रहे हो, मोबाइल पे बकवास देख रहे हो, बकवास वेब सीरीज देख रहे हो, बकवास मूवीज देख रहे हो, बकवास कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व हो, तो सर आप कैसे बनोगे? आप ही एक बकवास बनोगे. यू आर टेकिंग गार्बेज इन गार्बेज आउट. सर एक ग्रुप में बैठे हैं, सर किसी की बुराई करे जा रहे हैं 2 घंटे तक. जो बुराई आप कर रहे हो पता लगेगा कि सर वो कोई ना कोई वैसी कोई ना कोई बात आपके दिमाग में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, और सर पूरा चांस है कि वो आपके स्वभाव में वो बात जरूर ऐड होगी. व्हाट इज गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट इन दिस सिनेरियो? सर आपने जो सर स्मोकिंग और लंग कैंसर के लिए 200 प्राइमरी स्टडीज ली थी वही सर गलत है. उसमें बहुत सारा बायस है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, और वही स्टडी से आपने मेटा एनालिसिस कर दिया तो आपका मेटा एनालिसिस में भी गलतियां ही आएंगी सर. नेक्स्ट इज एप्पल एंड ऑरेंजेस इफेक्ट. सर मैंने 200 स्टडीज में से सर मेरी 50 स्टडीज ऐसी थी, देयर वाज वेरी मिनिमल बायस इन दीज 50 स्टडीज. तो सर वो 50 स्टडीज मेरे लिए काफ़ी स्वीट हैं, काफ़ी मीठी हैं, लाइक एन एप्पल. पर जो 150 स्टडीज थी ना, उन स्टडीज में कोई ना कोई गलतियां थी, कोई ना कोई बायस था.
तो वो कैसी स्टडीज थी? वो स्टडीज थी खट्टी लाइक एन ऑरेंज. सो आई विल गेट a mix of apples and oranges while doing an meta analysis. Next is file drawer effect. सर मेरे ड्रॉर में 250 स्टडीज पड़ी थी स्मोकिंग और लंग कैंसर के लिए. सर मैंने वही स्टडीज निकाली अपने ड्रॉर में से जो सर मेरी फाइंडिंग को सपोर्ट करे. सो एट लास्ट व्हाट इज द समरी ऑफ दिस लेक्चर? मेटा एनालिसिस सर एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है. काफ़ी सारी स्टडीज़ को कंबाइन करते हैं, प्रीलिमिनरी या प्राइमरी स्टडीज़ को, और उसको स्टैटिस्टिकली समराइज करते हैं. कैसे समराइज करते हैं? फॉरेस्ट प्लॉट और फनल प्लॉट की हेल्प से. सर एम क्या है मेटा एनालिसिस का? प्रिसीजन बढ़ाएंगे, सैंपल साइज बढ़ाएंगे, पावर बढ़ाएंगे. ठीक है सर. फॉरेस्ट प्लॉट में हमने जो स्टडी किया कि सर कॉन्फिडेंस इंटरवल से कैसे देखेंगे कि मेरी स्टडी सिग्निफिकेंट है या नहीं, और सारे रिजल्ट को समराइज करते हैं एक डायमंड के रूप में. और एजिस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल. एंड देन कम्स एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. हु इज द फादर ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन? ही इज डेविड सैकेट. सर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के टॉप पर कौन रहेगा? मेटा एनालिसिस. एंड देन a sequence is followed, and then comes funnel plot. Funnel plot can be used for both systematic review and meta analysis, but forest plot is only used for meta analysis. सर फनल प्लॉट में हमने क्या देखा था कि सर उस शेप होनी चाहिए एक फनल की तरह, और जो सर डॉट्स हैं वो सब स्टडीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होनी चाहिए, बिकॉज फनल प्लॉट इज अ स्कैटर प्लॉट. हमने उसके बाद देखा था कि सर अगर फनल प्लॉट में कोई गैप नज़र आ रहा है तो सर मेरे पास पब्लिकेशन बायस है. मैंने अपनी स्टडीज़ वही पब्लिश करी जो सर मेरे रिजल्ट को और जो फाइंडिंग मैं देखना चाह रहा हूँ उसको सपोर्ट करे, और जो स्टडीज़ मेरी फाइंडिंग को सपोर्ट नहीं कर रही थी मैंने उनको छुपा दिया. एंड देन कम्स द लिमिटेशन. गार्बेज इन गार्बेज आउट. जैसा सोचोगे, जैसा देखोगे, वैसा बनोगे. गार्बेज इन गार्बेज आउट. एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इफेक्ट. सर कुछ स्टडीज अच्छी थी, कुछ स्टडीज खट्टी थी, ऑरेंज थी, कुछ स्टडीज अच्छी थी. एप्पल इफेक्ट. फाइल ड्रॉर इफेक्ट. मेरे ड्रॉर से सिर्फ वही फाइल्स बाहर आ रही हैं जो मेरे रिजल्ट को सपोर्ट करेंगी, जो मेरे स्टडी को सपोर्ट करेंगी, जो मेरे एसोसिएशन जिसको मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ उसको सपोर्ट करेंगी. सो एट द एंड आई विल बी डिस्कसिंग वन कोट विद यू. Stress is our creation of wrong thoughts which has an effect on our efficiency, memory power, decision power, and hence on our performance. So, sir, stress is not from outside. Stress always comes from your own thoughts. No person has power to give you stress. Only you are the only person that has power to give stress to yourself. Stay strong, keep working hard, and keep giving your 100%.